स्वागत है विद्यार्थियों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन अध्याय प्रथम प्रबंध की प्रकृति और महत्व में हमने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कर लिए थे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लघुत्रात्मक प्रश्न और निम्नात्मक प्रश्न हैं आज कुछ बचे हुए जो उनके बारे में अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कर लिए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रबंध प्रक्रिया है, इस बात को स्पष्ट करना। बिल्कुल सिंपल सा है कि प्रबंध अचानक ना होकर प्रबंध एक प्रक्रिया के तहत पूर्ण होती है कि जैसे हमें पहले प्रबंध के लिए हमें योजनाएं बनानी होती है, वो विशेष प्रक्रिया से गुजरते हैं। संगठन है, नियुक्तिकरण है, निर्देशन है या कंट्रोल करना जो भी है ये प्रोसेस के तहत पूरा होता है, इसलिए प्रबंध एक क्या है प्रक्रिया। अगर बुक की भाषा में देखें तो प्रबंध प्रक्रिया में चरणों में श्रृंखला से प्रक्रिया प्रबंध कार्य परस्पर संबंधित कार्यों की श्रृंखला से ताकि मानवीय अन्य साधनों का प्रमेयपूर्ण उपयोग द्वारा संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इस प्रक्रिया में नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण कार्य शामिल, इसलिए क्या कहा गया, एक प्रबंध एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सिंपल से विद्यार्थियों, क्योंकि क्रमबद्ध श्रृंखला होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है कि जो समन्वय में आने वाली कठिनाइयों और उनका समाधान बताइए। समन्वय करने के अंदर सामान्यतः कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना एक प्रबंधक को करना पड़ता है। तो बिल्कुल सामान्य सी बात है कि समन्वय में समस्याएं कहाँ आती है। एक तो संस्थागत व्यक्तिगत उद्देश्यों में भिन्नता होती है। कई बार संस्था के और व्यक्तिगत जो उद्देश्य है उनमें भिन्नता होती है, जिसकी वजह से समस्या आती है प्रबंधक के सामने समन्वय की। तो इसके अंदर कौन कौन से होते हैं विद्यार्थियों देखिएगा। ये तो निर्विवाद सत्य है कि संस्था एवं उसके काम करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि संस्था चाहेगी कि उसे अधिकतम लाभ मिले जबकि कर्मचारी को चाहेगा उसको अधिकतम वेतन मिले। संस्था का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होगा जबकि अधिकतम बचत करनी होगी, जबकि जो कर्मचारी है उनका उद्देश्य क्या रहेगा कि उन्हें अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा वेतन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिले। तो इस तरीके से यहाँ मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं दोनों में। तो इसलिए यहाँ पर समन्वय स्थापित करना प्रबंधक के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या आती है। उसी तरीके से विद्यार्थियों बात करें कार्यात्मक भिन्नता, किसकी बात कर रहे हैं हम, कार्यात्मक भिन्नता। कार्यात्मक भिन्नता कैसे होती है इसमें देखिएगा। कार्यात्मक भिन्नता कैसे पाई जाती है इसमें समन्वय में कि एक संगठन का कार्य विभिन्न वर्गों श्रेणी में विभाजित होता है। प्रत्येक विभाग अपने उद्देश्य को अधिक महत्व देना है और अपना काम करते हैं, परंतु वास्तव में विभाग अंतर संबंधित और परस्पर आश्रित होते हैं, इसलिए विभिन्न वर्गों की क्रियाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे एक संगठन के भाग होते हैं। विभिन्न विभागों के बीच में अंतर में कम करने के लिए समन्वय आवश्यक होता है। यानी कहने का कार्यात्मक भिन्नता, प्रत्येक जैसे कार्य विभाग है उसका उद्देश्य अलग है, समझ में आ गया। उसी तरीके से वित्त विभाग है उसका उद्देश्य अलग रहेगा, विक्रय विभाग उसका उद्देश्य अलग, यानी प्रत्येक डिपार्टमेंट है तो एक ही प्रबंध से संबंधित, लेकिन उनका उद्देश्य में भिन्नता होने के कारण उनमें समन्वय स्थापित करने में बहुत सी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। उसी तरीके से अगर हम विशिष्टीकरण की बात करें, किसकी बात करें विद्यार्थियों, विशिष्टीकरण की अगर हम बात करें तो बड़े और आधुनिक संगठन में विशिष्टीकरण का उच्च स्तर होता है। क्या होता है, उच्च स्तर होता है। विशेषज्ञ और कुशल व्यक्ति महसूस करते हैं केवल वे ही योग्य व्यक्ति और हमेशा से सही निर्देश देने का, यानी अपने आप को विशेष मानते हैं। और संगठन में जब ऐसी बात आ जाती है तो कर्मचारी एक दूसरे से कटने लग जाते हैं और वहाँ समन्वय का फिर क्या आ जाता है, अभाव आ जाता है। यानी संगठन में कई विशेषज्ञ काम करते हैं, यदि वे सभी अपने ढंग से काम करेंगे तो उसका परिणाम संदेह अव्यवस्थित होगा, इसलिए उन्हें सभी विशेषज्ञों को उन क्रियाओं एक सामान्य दिशा में सम्मिलित कर उनमें समन्वय स्थापित करना होता है। यानी समन्वय में सामान्यतः संस्थागत और व्यक्तिगत उद्देश्यों में भिन्नता है, ठीक है। जो विभिन्न जो डिपार्टमेंट है उनके उद्देश्य में भिन्नता आ रही है और विशिष्टीकरण ये सामान्य कठिनाइयां पैदा करती है समन्वय स्थापित करने में। उसी तरीके से विद्यार्थियों निम्नात्मक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण और उसके सामने आने वाली चुनौतियां क्या है। भूमंडलीकरण प्रबंध के सामने चुनौती है, स्पष्ट कीजिए। भूमंडलीकरण यानी पूरा जो विश्व है वहाँ प्रबंध के सामने बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो भूमंडलीय जो ग्लोबलाइजेशन है उसके तहत प्रबंधक को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो एक भूमंडलीय प्रबंधक के सामने निम्न प्रकार की चुनौतियाँ आती है। देश में प्रबंधक के रूप में सबसे पहले आती है देश में प्रबंधक के रूप में। एक भूमंडलीय प्रबंधक के स्थानीय कार्यालय अथवा व्यवसाय में साझेदार के रूप में अपने देश की विधिक और व्यवहारिक उपस्थिति की स्थापना करनी होती है। वह ग्राहक, वकील एवं अप्रवासी अधिकारी सहित विधिक इकाइयों के साथ संपर्क साधता है।
वह उनसे सौदेबाजी करता है क्योंकि सेवाओं में यूएस से यूरोप में करने भारत में तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। वह भर्ती की सेवाएं प्रदान करने वाली स्थानीय कंपनियों से बातचीत करता है। वह एक अहम भूमिका निभाता है। वह जो आउटसोर्सिंग एवं वैश्विक स्फूर्ति के कारण वित्तीय सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक एवं सकारात्मक प्रभाव पर जोर देकर अपने ग्राहकों में सहजता की भावना पैदा करता है। यानी सबसे बड़ी समस्या एक देश के प्रबंधक के रूप में ये आते हैं कि उन्हें विदेश में जो अपने देश से कर्मचारी हैं उनका कैसे कंट्रोल करें, उनको कैसे नियुक्ति देंगे वहाँ पे। तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है एक अपने देश के प्रबंधक के रूप में। अगर एक कार्यात्मक प्रबंधक के रूप में अगर हम बात करें तो वैश्विक प्रबंधक को सुनिश्चित करना होता है कि वह सही तकनीकी कौशल की वृद्धि कर सकता है। इस कौशल में एक दृढ़ संसाधन के आधार पर निर्माण कर सकता है। एक बहुत समय क्षेत्र के रूप में भूमंडलीय के वातावरण में दक्ष कर्मचारियों से काम लेकर सॉफ्टवेयर की कार्य कर योजनाओं को पूरा कर सकता है। इसके लिए उन्हें व्यावसायिक चक्कर जिसमें अंतर्ग्राहक का व्यापार चलता है पर आधारित ग्राहक की प्राथमिकता को समझ सकता है। जिन प्रक्रियाओं पद्धतियों में ग्राहक को परिचित है उनको समझ सकता है या उन्हें अपना सकता है और इस प्रकार कार्य को अपेक्षा प्रबंध सम्मिलित है। इस प्रबंध में कार्यात्मक प्रबंध को ग्राहक की प्राथमिकता और भारत एवं यूएसए अथवा यूरोप में क्रियाओं में समन्वय करना होता है। कार्यात्मक प्रबंध के रूप में यूएसए, यूरोप या इंडिया है, प्रत्येक देश के जो वहाँ के उपभोक्ताएं हैं उनकी किस तरीके से उनकी डिमांड है, किस तरीके से उनकी इच्छाएं उनकी पूर्ति करना एक प्रबंधक के लिए बहुत ही ग्लोबलाइजेशन में समस्या आती है। उसी तरीके से विद्यार्थियों हम बात करें प्रबंधक की कार्यात्मक प्रबंधक में यूएसए ओपन की समन्वय करना होता है। व्यवसाय के नेतृत्व के रूप में अगर बात करें, इसकी बात करते हैं व्यवसाय के नेतृत्व के रूप में इन द फॉर्म ऑफ द लीडर। भूमंडलीय प्रबंध के बदलती व्यावसायिक परिस्थितियों ग्राहकों की प्राथमिकताओं के प्रति सचेत रहना होता है। से बाह्य स्रोतीकरण में परिस्थितियों पहचान करते हुए मिलने वाले अवसरों संभावित जोखिमों को पूर्ण अनुमान की क्षमता का होना आवश्यक है। उसी तरीके से विद्यार्थियों क्वेश्चन है प्रबंध एक प्रणाली है, स्पष्ट कीजिए। प्रबंध एक प्रणाली है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल प्रक्रिया है, हमने पढ़ा था। उसी तरीके से प्रबंध एक क्या है, प्रणाली भी है। प्रत्येक प्रणाली की उप प्रणाली होती है, प्रत्येक प्रणाली का एक निश्चित उद्देश्य होता है क्योंकि प्रबंध में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। यही जो प्रणाली में विशेषता होती है ये प्रबंध की विशेषता, इसलिए कहा गया है कि प्रबंध एक प्रणाली है। प्रणाली की अगर विशेषताएं हम देखेंगे तो प्रत्येक प्रणाली की उप प्रणाली होती है, प्रत्येक प्रणाली का एक निश्चित उद्देश्य होता है, प्रत्येक प्रणाली अपने सभी प्रणालियों में समन्वय बनाए रखती है, प्रणाली में संदेशवान गतिमान रहता है, एक प्रणाली को अन्य प्रजातियों से अलग नहीं किया जाता। ये सारी की सारी विशेषताएं किसमें पाई जाती है, प्रबंध में पाई जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि प्रबंध एक क्या है, प्रणाली है। प्रश्न पूछा गया कि प्रबंध एक पेशा है, हमने पढ़ा था प्रबंध एक पेशा है, किस तरीके का पेशा है उसके बारे में बताया गया। पेशे की जो विशेषताएं है उसमें कौन कौन सी है कि पेशे में विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान आवश्यक होता है, पेशे में तकनीकी ज्ञान आवश्यक होता है, पेशे के उद्देश्य सेवा करना होता है, पेशे का ज्ञान कुछ विशेष संस्थाओं से लिया जाता है, पेशा कार्य के बदले में पारिश्रमिक आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। तो इस तरीके से प्रबंध है वो भी एक पेशा है क्योंकि प्रबंध में पेशे के सभी गुण पाए जाते हैं, इसलिए प्रबंध है वो एक क्या है, पेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के महत्व को समझाइए। क्या है, प्रबंध है उसके महत्व को समझाना है। प्रबंध के महत्व क्या है इसके बारे में पढ़ना। प्रबंध के महत्व क्या है या पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए भारत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रबंध के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो हम क्या करेंगे, प्रबंध का महत्व है वो पंचवर्षीय योजनाओं के लिए कैसे है, तो वो हम पंचवर्षीय योजनाओं के साथ प्रबंध का अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों। तो हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं में क्रियान्वयन हेतु प्रबंध की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। नियोजित विकास लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए भारत में अपने प्रबंध की कुशलता व गुण दोनों में वृद्धि करनी है। भारत में निम्नलिखित कारणों से प्रबंध का महत्व और अधिक हो जाता है। प्रबंध का महत्व और अधिक कैसे है उसके बारे में अगर हम विद्यार्थियों देखें तो देश में पंचवर्षीय योजना सफल बनाने के लिए हमें एक अच्छे प्रबंध की आवश्यकता है क्योंकि हमने योजनाएं तो बना रखी है लेकिन उनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रहा, यानी कहने का अर्थ हमारे देश में प्रबंध का अभाव है। यानी देश में पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने की दृष्टि से पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाना है तो प्रबंध का बहुत अधिक महत्व है। देश के आर्थिक विकास को अगर गति प्रदान करनी है तो वो प्रबंध उसके लिए बहुत सहायक होगा। देश के मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग हेतु भी प्रबंध आवश्यक है और प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्ण
अगर हमें सामना करना है किसी दूसरे देश के जो बाजार में प्रतिस्पर्धा है उसका अगर हमें सामना करना है तो एक अच्छे प्रबंध है वो इसमें सहायक सिद्ध हो सकता है। सरकारी तंत्र में अगर कुशलता है वो अच्छे प्रबंध के द्वारा ही लाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वय का महत्व लिखिए। बिल्कुल है, समन्वय के बिना आप नियोजन है, नियंत्रण है, नियुक्तिकरण है, यानी जो प्रबंध के कार्य है वो नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि समन्वय प्रबंध का सार है। यानी सामान्यतः विद्यार्थियों समन्वय जहाँ होगा वहाँ अगर कर्मचारियों और अधिकारियों में समन्वय होगा तो कर्मचारी उत्साहपूर्वक और लगन से कार्य करेंगे, जिससे जो प्रबंध है वो अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होता है। यानी हर जगह हर परिस्थिति में समन्वय बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक डिपार्टमेंट में, प्रत्येक कर्मचारियों में, प्रत्येक अधिकारियों के अंदर, प्रबंध और कर्मचारियों के अंदर, जो प्रशासन और प्रबंध है उसके अंदर सामान्यतः समन्वय वो आवश्यक है। बिना समन्वय के आप किसी भी तरीके के प्रबंध की जो है अच्छे प्रबंध की या उद्देश्यों को प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से प्रबंध का महत्व अगर हम पढ़ें तो व्यवसाय, व्यापार या संगठन हो या संस्था बिना समन्वय कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। किसी टीम की सफलता भी समन्वय पर आधारित होती है। बिना समन्वय के ना तो हवाई जहाज उड़ाया जा सकता और ना ही समुद्री जहाज को आगे बढ़ाया जा सकता और ना ही आप बिना समन्वय के साइकिल चला सकते। किसी उपक्रम में समन्वय के महत्व को बताने हेतु कोर्टजो डोनेल ने कहा कि समन्वय प्रबंध का एक कार्य ही नहीं पितु प्रबंध का सार है। इंपॉर्टेंट है, ये किसने कहा था? कोर्टजो डोनेल ने कहा था कि समन्वय प्रबंध है वो का समन्वय है वो प्रबंध का क्या है? केवल कार्य ही नहीं प्रबंध का एक सार है। ये बात किसने कही है? डोनाल्ड ने। किसने कही है अभी? कोर्टजो और डोनाल्ड ने। आप ये चीज़ याद रखोगे। अतः स्पष्ट है कि प्रबंध के क्षेत्र समन्वय का विशेष स्थान है। समन्वय के महत्व को निम्न बिंदु स्पष्ट कर सकते हैं। एकता को बल समन्वय रहने से उद्देश्य उचित तालमेल बना रहता है। उचित तालमेल से कर्मचारी में एकता बनी रहेगी। एकता से शक्ति प्राप्त होती है और शक्ति से विकास के मार्ग खुल जाते हैं। अतः समन्वय में विकास होता है। प्रबंध के कर्मचारियों में एकता बनी रहती है। उसी तरीके से विद्यार्थियों हम बात करें जो विकास है, विकास को अगर हमें बढ़ावा देना है तो उसके लिए भी समन्वय आवश्यक है। विकास को बढ़ावा किसी भी संस्था का, व्यवसाय का विकास उस संस्था के संभव है जहाँ वहाँ के उत्पादन के समस्त संसाधनों विभागों के मध्य उचित समन्वय हो। समन्वय के बिना विकास की बात करना एक रेत पर महल बनाने जैसे। समन्वय में विकास की गति क्या होती है विद्यार्थियों? यानी हमें विकास करने के लिए भी हमें समन्वय की आवश्यकता होगी। प्रमाप विशिष्टीकरण को प्राप्त करना, अपने अपने उत्पादन के स्तर को निर्धारित प्रमाप पर लाने के लिए सभी वर्गों व उत्पत्तियों के साधनों में उचित समन्वय आवश्यक है ताकि एक दूसरे की समस्याओं को सुनकर या देखकर उनका समाधान किया जा सके। उसी तरीके से विद्यार्थियों उपलब्ध जो साधन हैं उनका अगर हमें सदुपयोग करना है, उपलब्ध संसाधनों का अगर हमें क्या करना है? सदुपयोग करना है, तो उसके लिए भी समन्वय आवश्यक है। उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग, किसी भी संस्था या उपक्रम में विकास के साधन सीमित होते हैं अतः उनका अधिकतम उपयोग हो, इसके लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय आवश्यक है। उचित समन्वय को कार्यों में पुनरावृत्ति नहीं होती है जिससे धन, सामग्री और समय की बचत होती है, तो उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव है। ये सारे के सारे किसके माध्यम से किए जाते हैं विद्यार्थियों? समन्वय। इसलिए प्रबंध के लिए समन्वय बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रबंध की अगर सीमाओं की बात करें, प्रबंध की मुख्य सीमाएं कौन सी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों प्रबंध का कार्य मनुष्य से संबंधित है जो मानव के स्वभाव से प्रभावित होता है। प्रत्येक मनुष्य का आचरण अलग अलग होता है, इसलिए प्रबंध के लिए निश्चित प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती। प्रबंध के सिद्धांत, तकनीकियाँ, प्रक्रियाएं, आविष्कार, संगठन की रुचि, मनोविज्ञान आदि पर आधारित होते हैं। प्रबंध का कोई सिद्धांत स्थायी रूप से लागू नहीं होता क्योंकि प्रबंध का जो सिद्धांत है प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होता है। प्रबंध के कार्य उस संस्था के उद्देश्य, नीति और परिस्थिति के अनुरूप होते हैं। अतः किसी एक संस्था के अनुभव को अन्य संस्थाओं में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक संस्था का उद्देश्य व संगठन की कार्य प्रणाली अलग अलग होती है। कहने का अर्थ प्रबंध एक मनुष्य कार्य है, इसलिए हर जगह लागू नहीं किया जा सकता। पृथक पृथक आचरण होता है, इसलिए एक निश्चित प्रणाली प्रत्येक प्रबंध में आप लागू नहीं कर सकते। प्रबंध के सिद्धांत और जो तकनीक है वो क्या होती है? स्थायी नहीं होती है, यानी प्रत्येक परिस्थिति में एक जैसे सिद्धांत वो लागू नहीं हो सकते। और जो प्रबंध है उसके जो कार्य और उद्देश्य हैं वो परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होते हैं। इसलिए आप अगर एक संस्था में काम प्रबंध में कार्य किया तो दूसरे प्रबंध में अगर आप कार्य कर रहे हो तो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं वो अलग है, वहाँ
आपका महत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी तरीके से प्रबंध के कार्य हमने पढ़ लिए थे विद्यार्थियों, एक बार हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। प्रमुख मुख्य 5 कार्य थे, नियोजन है, संगठन है, नियुक्तिकरण है, संचालन है और लास्ट में क्या था, नियुक्तिकरण, नियंत्रण, डायरेक्शन और नियंत्रण। तो अगर हम नियोजन की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा है। प्रबंध में सबसे पहला कार्य किया जाता है कि भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा का ढांचा तैयार किया जाता है अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, नियोजन। यानी प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य योजना करना होता है। सेल्ड की सुविधा मात्र उत्पादन विभिन्न पहलुओं कार्यरत कर्मचारियों की आवश्यकताओं पूरा करता है। नियोजन के अंदर किसी कार्य को किस प्रकार, किस व्यक्ति के किस विधि से कितने समय में पूरा करना होता है, रूपरेखा पहले से तैयार कर ली जाती है। नियोजन भविष्य के क्रम में देखने की एक विधि है। उसी तरीके से विद्यार्थियों हम बात करते हैं संगठन और नियुक्तिकरण की। किसकी बात करते हैं, संगठन और नियुक्तिकरण। संगठन और नियुक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं विद्यार्थियों, तो वही चीज़ है। नियोजन के बाद कोई भी जो योजनाएं बनाई है उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें व्यक्तियों के समूह बनाना पड़ेगा, तो उस तरीके से संगठन का निर्माण होता है। संगठन प्रबंध द्वारा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, बिना संगठन के कोई भी प्रबंध जीवित नहीं रहता। मानव और मशीन सामूहिक प्रयास है जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, संगठन कहलाता है। यानी पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। फिर उसके पश्चात नियुक्ति, यानी उनकी जो प्रत्येक कर्मचारी है उनकी नियुक्तियां दी जाएगी, उनको जो उनकी योग्यता है उनके अनुभव के आधार पर, उनके प्रत्येक एक्सपीरियंस के आधार पर हम उनको नियुक्तियां प्रदान करते हैं। उसके बाद पश्चात आता है डायरेक्शन, डायरेक्शन, यानी उनको निर्देश दिया जाता है। यानी प्रबंध है वो संचालन, प्रबंध का चतुर्थ महत्वपूर्ण निर्देश या नेतृत्व भी कहा जाता है। प्रबंध मस्तिष्क की भांति होगा, अतः इस कार्य संपूर्ण व्यवसाय का उद्योग संचालित करना होता है, उन्हें कर्मचारियों को आवश्यकता कार्य निर्देश देना होता है। इसके बाद उनको आपस में वास्तु नियंत्रण, लास्ट 5वां कार्य क्या आता है, नियंत्रण। नियंत्रण के अंदर क्या होगा कि इनके वास्तविक परिणाम और जो हमारे परिणाम, जो हम लक्ष्य के जो परिणाम है उनके अंदर जो डिफरेंट है उनको कम कैसे करें, इसके लिए जो प्रबंध है वो अपने कर्मचारियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी लास्ट प्रक्रिया किसकी आती है, नियंत्रण की। तो ये थे भी प्रबंध के विभिन्न कार्य। उसी तरीके से जेके वेल्स जो जीई के सीईओ थे, उन्होंने प्रबंध को सफलता के लिए कौन से संकेत दिए। जेक वेल्स ने प्रबंध को सफलता है, लेकिन सौपन देखो, फिर भी उस सौपन को वास्तविकता में बदलने के अपने संगठन में ऊर्जा दीजिए। इन्होंने कुछ लक्ष्य दिए थे कि सामरिक महत्व के मामलों को ध्यान केंद्रित कीजिए, मुख्य समस्या पर ध्यान केंद्रित कीजिए, प्रत्येक का योगदान ले हुए उच्च विचार करें, जहाँ से भी मिले उनका स्वागत करें, उदाहरण प्रस्तुत कर नेतृत्व प्रदान करें। जेके वेल्स जो जीई कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने इस तरीके से प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण टिप्स हमें दिए थे। उसी तरीके से आता है प्रबंध की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ लिया कि प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध एक पेशा है, ये एक अदृश्य कौशल है और ये एक सामूहिक प्रयास है। उसके बाद आता है समन्वय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसको जीवन में हमारे लिए क्या आवश्यकता। हमने अभी पढ़ा था कि संगठन का आकार है, कार्यात्मक भिन्नता है, विशिष्टीकरण है, ये सारे संगठन के लिए, समन्वय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समन्वय का अर्थ, और हमने पहले रिवीजन इसका कर लिया था। फिर क्वेश्चन है पेशे की विशेषताएं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। पेशे की विशेषताएं क्या है, भलीभांति परिभाषित ज्ञान का समूह, सभी पेशे एक भलीभांति परिभाषित समूह आधारित होते हैं। अवरोधित प्रवेश पेशे में प्रवेश परीक्षा अथवा शैक्षणिक योग्यता द्वारा सीमित होता है। उदाहरण के लिए यदि बाद में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसे चार्टर्ड संस्था द्वारा आयोजित किए जाने विशेष परीक्षा पास करनी होगी। एलएलबी है तो उससे जो अगर कोई वकील बनना है तो उसको एलएलबी उसको करनी होती है। पेशागत परिषद, सभी किसी न किसी परिषद सभा से जुड़े होते हैं, उन्हें प्रवेश का नियमन करना होता है। जैसे विभिन्न जो कर्मचारी हैं वो जो व्यापार शुल्क मंडल उनसे जुड़े होते हैं जो व्यापारी हैं। नैतिक आचार संहिता, सभी पेशे आचार संहिता से बंधे होते हैं जो उनके सदस्यों के व्यवहार को दिशा देते हैं। उदाहरण के लिए जब डॉक्टर अपने पेशे में प्रवेश करते हैं तो हमने कार्य की नैतिकता की शपथ लेते हैं। तो इस तरीके से विद्यार्थियों ये पहला जो अध्याय था, इससे इंपॉर्टेंट 29 जो क्वेश्चन है, और इसके अलावा हमने अति लघु एक शब्द वाले भी 7 क्वेश्चन किए थे और अति लघुत्रात्मक और घूरात्मक क्वेश्चन भी हमने हल कर लिए हैं। तो विद्यार्थियों आप ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से प्रथम अध्याय के, आप इनका अध्ययन करोगे, आप इनको समझोगे, आप इनको याद करोगे और अपनी कॉपी में होमवर्क करोगे। अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर प्रबंध के सिद्धांत क्या है उनके बारे में फिर अध्ययन करेंगे, इसलिए जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेहरा सर।